हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। कल हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, रियल नंबर्स। उसके अंदर हमने बेसिकली दो टॉपिक्स पढ़े थे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और उन पर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व किए थे। आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे तो इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बाकी के 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। क्या करना है हमें? HCF निकालना है। किनका? ये जो नीचे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें दो नंबर्स हैं, इनका निकालना है HCF, इनका, इनका और इनका HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कैसे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। ठीक है, कैसे HCF निकालना है इनका? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है उससे HCF निकालना वैसे तुमने कल जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने सीख लिया था, लेकिन आज फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जब हम करेंगे तो आपको वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, उसका सॉल्यूशन करना। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो दो नंबर है जिनका हमें HCF निकालना है वो है 135 और 225। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से जो HCF निकालते हैं वो हमने जो छोटी क्लासों में HCF निकालना सीखा था ना डिवीजन मेथड से, वही है, बस उसको स्टेप्स में लिख दिया। उस डिवीजन मेथड को क्या कर दिया? स्टेप्स में लिख दिया और उसका नाम हो गया एल्गोरिथम। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो देखो, इनमें से जो बड़ा नंबर है वो ले लेंगे, इनमें क्या करेंगे? डिवीजन करवाएंगे, और जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड मान लेंगे और जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर ले लेंगे, और हम सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो बड़ा कौन सा है? 225। ठीक है, तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि हमने उसी का यूज करके क्या करना है? ये HCF निकालना है इन दो नंबर्स का, इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया है। ठीक है, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या करना? हमें जो बड़ा नंबर है उसको लिखना है। ठीक है, किसके रूप में? डिविडेंड के रूप में। तो क्या करेंगे? दोनों के बीच में बेसिकली डिवाइड करवा देंगे। बड़ा नंबर है वो अंदर ले लेंगे और जो छोटा नंबर है वो बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो 135 को जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पर ही चला जाएगा ये, जब हम ऐसे करेंगे तो, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अब स्टेप में लिख देंगे। मैंने बताया था ना एल्गोरिथम में क्या है, वो उस डिवीजन मेथड को ही स्टेप्स में लिखना है, वही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। तो इसको स्टेप्स में लिखने का मतलब मेरा क्या है कि जो 225 है इसको हम क्या लिख देंगे? 135 into 1, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, और प्लस में ये। ठीक है, इन दोनों की तो क्या होगी? मल्टीप्लाई, और ये इसमें क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 135 into 1 प्लस में 90। ये तो हमें पहले से ही पता है, ये डिवीजन में ये होता ही है, ये मैंने कल भी बताया था कि हमें ये पहले से ही पता होता है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस में ये जो रिमाइंडर है ये, तो हमारे पास क्या आ जाता है? डिविडेंड आ जाता है। तो वही करें, डिविडेंड इज इक्वल टू इसकी डिवाइजर की और क्वोशंट की मल्टीप्लाई प्लस में क्या है? रिमाइंडर। यही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। क्या है उसमें? a is equal to bq plus r, वही तो है, a is equal to b into q plus r। वही यूज करें। 225 को हम क्या लिख देंगे? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, और प्लस में रिमाइंडर यानी 90। लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया अभी तक। जब तक 0 नहीं आया, मैंने कल बताया था आपको आगे चलते जाना है, आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाना है। जब तक 0 नहीं आता था आपको आगे स्टेप्स बढ़ाते रहने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको 135 को जो है अंदर ले लेंगे, ये जो 135 है ना, अब इसको हम डिविडेंड बना देंगे, और ये जो 90 रिमाइंडर आया था ये अब नया डिवीजर बन जाएगा। ठीक है, तो 135 को हम क्या बना देंगे? अब नया डिविडेंड बना देंगे, अंदर लिख दिया हमने इसको। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब 90 किस पर जाएगा? 1 पर ही चला जाएगा 90 भी, 90 बन जाए 90, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 45। रिमाइंडर क्या बच गया? 45 बच गया। तो अभी जो रिमाइंडर बचा है 45, अब इस ये जो स्टेप दूसरा हमने किया है ये भी स्टेप में लिख दो आप। तो क्या है यहाँ पर? 135 है डिविडेंड, तो 135
इज इक्वल टू, ये क्या होगा बताना, 90 इंटू 1 प्लस 45। आप भी साथ साथ सोल्व करके देख सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ भी गया होगा अच्छी तरह से क्या करना है। तो 90 इंटू 1 प्लस 45 प्लस 45। अब क्या करना है, अभी भी जीरो नहीं आया रिमाइंडर, तो भले ना आया और आगे चले जाएंगे। जब तक जीरो नहीं आया तब तक हमें रुकना नहीं है, जब तक आगे चलते जाना है, चाहे कितने ही स्टेप्स करने पड़े हमें, ठीक है। ये नहीं कि भाई स्टेप्स हो गए, ठीक है, ये नहीं है, जब तक जीरो नहीं आए चाहे वो कितने ही स्टेप्स पड़े आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो अब भी जीरो नहीं आया, अब आगे सोल्व करो। यहाँ पर जगह ली मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये जो अब 45 है ये क्या है, डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो ये था ये यहाँ पर आके डिविडेंड बन जाएगा नया 90, ठीक है। तो जो 90 है वो नया क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, और 45 डिवाइजर बन गया। अब ये किस पे चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा पूरा पूरा, और जीरो है वो क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अब इसको भी हम स्टेप में लिख देते हैं, क्या, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस में जीरो। रिमाइंडर जीरो आ चुका था, आ गया ना रिमाइंडर जीरो, रुक जाओ। रिमाइंडर जीरो आते ही आपको क्या करना है, रुक जाना है। अब ये जो स्टेप है जिसमें रिमाइंडर जीरो आया है, इस स्टेप में जो डिवाइजर होता है हमारा वही क्या होता है, HCF होता है। वही उन दो नंबर्स का क्या होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है, यहाँ पर डिवाइजर 45 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लास्ट स्टेप में डिवाइजर क्या है, 45 है। तो ये जो 45 है ये इन दो नंबर से क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो हेंस द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, कई बच्चों को HCF की फुल फॉर्म पता नहीं होती है, HCF और LCM की वो पता होनी चाहिए। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हेंस द HCF ऑफ किस किस का निकाला था, 135 एंड 225 इज क्या आया है, 45, ठीक है। ये था क्वेश्चन, बस ऐसे करना है, ऐसे हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे, थर्ड आपको खुद सोल्व करके देखना है, ठीक है। आ गया होगा अच्छी तरह से समझ में। यही एल्गोरिथम है, बस जो डिवीजन करते थे उसको मैंने आपको स्टेप में लिखना बता दिया, इस प्रकार लिखना है, जीरो आते ही रुक जाना है। उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो HCF हो जाएगा, ऐसे निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, देखिए। सेकंड पार्ट में जो है नंबर है 196 और 38,220, ठीक है। तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर है वो डिविडेंड मान लेंगे वैसे ही, ठीक है। तो जो 300 ये क्या डिविडेंड हो जाएगा, 220 है, ये डिविडेंड हो जाएगा और डिवाइजर हो जाएगा 196, ठीक है। वैसे जब आप इसको सोल्व करके देखेंगे ना तो सीधा आप सोल्व करेंगे तो 195 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 195 पर 196 से, ठीक है। जब 196 की आप 195 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही नंबर आ जाता है 38,220, ठीक है। जब सोल्व करके देखोगे तो आप करके देख लेना, यही आ जाता है पूरा, पहले ही स्टेप में पूरा हो जाता है, पहले ही स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ जाता है, 196 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 195 से। जब हम इसकी 196 की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सीधा ये आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डिविडेंड है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो 38,220 है उसको हम लिखेंगे क्या, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 196 इंटू 195 प्लस 0। पहले स्टेप में जीरो आ गया, जरूरी थोड़ी ना कि भाई ज्यादा स्टेप्स में आ जाए, कितने भी स्टेप हो सकते हैं, वो एक स्टेप भी हो सकता है और वो 10 स्टेप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है वो पहले स्टेप में आ जाता है तो जीरो। तो बस इस स्टेप में जो डिवाइजर होता है यानी b की वैल्यू जो होती है a = bq + r, वही HCF आ जाती है। तो यहाँ पर जो ये डिवाइजर है 196 यानी ये सीधा यही क्या आ जाएगा, इन दो नंबर्स का HCF आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो हेंस आप एक लाइन भी लिख सकते हैं ये ऐसे, उस क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, इस पार्ट में लिख सकते हैं क्या, हियर द या फिर एट दिस स्टेप द डिवीजर इज 196 एंड रिमाइंडर इज 0, ये लिखेंगे हियर द डिवाइजर इज 196 एंड रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब रिमाइंडर इज 0 का मतलब है यही है कि आप 0 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है वो, तो कि हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, स्टेप्स हमारे पूरे हो गए। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये होता है हमारा स्टेप्स जो है वो पूरे हो गए, वो लास्ट स्टेप था। तो अब
hence the divisor is 196 and remainder is 0, hence the HCF of 196 and 38,220 is 195। ठीक है, ये HCF आ गया इन दोनों नंबर्स का। ये जो थर्ड पार्ट है ये आप खुद सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमने कल भी किया था, ठीक है। उसमें हमने दोनों नंबर को प्रूव किया था, इवन पॉजिटिव इंटीजर और ओड पॉजिटिव इंटीजर को। अब इसमें हम करेंगे ओनली जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड या फिर और 6q + 5, ठीक है। वेयर q इज सम इंटीजर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। शो दैट एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3, यहां पर देखना odd नंबर है, और 6q + 5, वेयर बाकी तो दोनों तो कांस्टेंट है 6 और 1। बताना तो q के बारे में, यहीं से q के बारे में बता रखा है, वेयर q इज सम इंटीजर, क्योंकि 6 और 1 तो पहले से ही कांस्टेंट है, ये तो पता ही है हमें q क्या है, इंटीजर है, ये भी बता दिया इसने, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a = bq + r, ठीक है। उससे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसमें a b q r चार चीजें इसमें। तो देखो मैंने बताया था कल क्वेश्चन जब करवाया था तब a क्या मानना था हमने, जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, यहाँ पर हमें एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर प्रूव करना है इन फॉर्म्स में, ठीक है। तो a क्या मान लेंगे, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर मान लेंगे, ठीक है। तो लेट a be any पॉजिटिव ओड इंटीजर, a हमने क्या मान लिया, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर मान लिया, ठीक है। उसके बाद q तो इन्होंने बता ही रखा है, सम इंटीजर, कोई इंटीजर है, ठीक है। अब बच गए b और r, ठीक है। b और r क्या आएंगे, मैंने बताया था b कैसे मानेंगे, ये जो नंबर होता है ना, ये जो q के साथ में लगा होता है, यही b मानना होता है, ताकि उसी फॉर्म में हमारा आंसर आ जाए जैसे हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये नंबर 6 है ना q के साथ, तो ये हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो b की वैल्यू आ जाएगी, लेट a बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड b = 6। हमने मान लिया a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, a है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ओड इंटीजर, और b है वो 6 मान लिया, ठीक है। अब r जो हो तो रिमाइंडर आएगा, लेकिन उसकी भी वैल्यू होगी कुछ वो और पता होनी चाहिए। मैंने बताया था, या फिर आप लिख भी सकते हैं, वी नो दैट यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये बात में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, a = bq + r। a हमने मान लिया, b हमने मान लिया, q कोई भी इंटीजर है, बच गया r। r क्या माने, अब हम r मैंने बताया था, ठीक है। वेयर r, या फिर r जो होगा हम सीधा लिख देंगे 0 से ऐसे क्या होता है यार, 0 से लेकर b के बीच की जो वैल्यू होती है, 0 भी आएगा उसमें लेकिन b नहीं आएगा। 0 में तो साथ में इक्वल टू लगा रखा है, लेकिन b के साथ में नहीं लगा रखा, क्योंकि 0 उनमें इंक्लूड होता है लेकिन b उनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो r की जो वैल्यू होती है वो 0 और बीच के बीच में लाई करती है, 0 हो सकती है लेकिन b नहीं हो सकती। तो देखिए a है, b है, q है, r क्या आएगा, 0 और b के बीच में b क्या माना हमने, 6, तो b 6 है, तो सो here पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कैन बी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी 0 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएंगी ना r की पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। अब हम हर एक r की वैल्यू के लिए क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे।
क्यों? क्योंकि b की वैल्यू दे रखी है, मतलब मान रखी है 6, q दे रखा कोई भी इंटीजर, r हमने पास वैल्यू आ गई, यानी r की बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, तो r की हर एक वैल्यू के लिए हम a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या किया हमने अभी तक? देखो हमने कुछ नहीं किया अभी तक, हमारे पास माननी है सारी चीजें। क्या a है भाई कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो प्रूव करना होता है a तो हमें वही मानना होता है इन क्वेश्चंस में। b जो होता है वो q के साथ वाला मानना होता है, मैंने बताया था 6, ताकि उस फॉर्म में हमारा आंसर आ जाए जो हमें प्रूव करना है। और फिर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट जो थी, रिजल्ट जो था, यानी वो जो उसका ये था a = b³ + r, ये लिखा। फिर हमने यहाँ से r की वैल्यू बता दी भाई 0 से लेकर b तक। अभी तक बस हमने ये किया है केवल, आगे है वो अब करेंगे। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे? अब r की जो 5 वैल्यूज हैं, इन 5 वैल्यूज के लिए हम a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, आपने ये देख लिया हमने क्या किया है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r है, ये है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, केस बना देंगे when r = 0, ठीक है, r = 1, r = 2, r = 3, r = 4, r = 5। r = 0, a आ जाएगा, b क्या है 6, q रहेगा कोई भी इंटीजर, प्लस r है 0। r = 1 के लिए a आ जाएगा 6, q तो एज इट इज, प्लस में r 1। ऐसे ही हम सारे लिख देंगे, ये आ जाएगा 6q + 2, ये आ जाएगा 6q + 3, इसमें आ जाएगा a = 6q + 4, और इसमें आ जाएगा a = 6q + 5। आ गया? ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है? हमें तो क्या प्रूव करना है? कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर प्रूव करना है। तो हमें ऑड इंटीजर से मतलब है, इवन से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में हमें, तो इवन वालों को हमें हटा देना है। तो देखिए 6 क्या कोई भी इवन नंबर है, और किसी भी इवन नंबर की कोई भी इंटीजर से जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है? क्या आता है? इवन नंबर ही आता है। ठीक है, अगर किसी भी इवन नंबर की हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इवन ही आता है। 6 इवन नंबर है, इसके सारे मल्टीपल इवन ही होंगे। कैसे? जैसे 6 है, 6 × 6, ऐसे जब इसकी टेबल लिख देंगे 6 की, ऐसे आगे चलते जाएंगे तो सारे जो नंबर आएंगे ना, देखो इवन आ रहे हैं। कोई भी कितनी टेबल तक आप लिख लो, कितने से 6 को मल्टीप्लाई करा लो किसी भी इंटीजर से, आप हमेशा इवन ही आंसर आएगा। ठीक है, इंटीजर से कहा है मैंने, ऐसे तो जैसे 1/2 से करवा देंगे मल्टीप्लाई हम, तो ये तो 3 आ गया, तो ये तो ओड आ गया। ऐसे नहीं, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई जब हम किसी इवन नंबर की करवाते हैं तो इवन ही आता है, यानी किसी इवन नंबर के मल्टीपल्स इवन नंबर ही होते हैं। तो ये इसके मल्टीपल्स हैं सारे, 6 12 18 24 30 ऐसे, तो ये सारे इवन है कि नहीं है? हैं, तो यानी ये 6 × q क्या है? इवन है, प्लस 0, यानी ये तो इवन ही है। ये क्या आ गया हमारे पास? इवन नंबर आ गया। अब देखो 6 हमने भी प्रूव किया है इवन है, प्लस 1, इवन नंबर में एक जोड़ दिया, यानी उससे अगला नंबर आ गया, उससे अगला क्या होगा? सीधी सी बात है, ओड है, तो ये क्या आ गया? ओड नंबर। सेम अब हमने इवन में 2 जोड़ेंगे। देखो मैं एक बात बता देता हूं आपको, इवन नंबर में 2 नंबर जोड़ेंगे ना वही आएगा। कहने का मतलब अगर इवन में आप इवन जोड़ोगे ना तो इवन नंबर आएगा, और ओड जोड़ोगे तो ओड आएगा। मान लो कोई इवन नंबर है, उसके अंदर हमने अगर इवन जोड़ दिया ना, जो जोड़ रहे हैं हम वही आएगा। इवन में क्या जोड़ा हमने? इवन, तो जो जोड़ा है वही आएगा। क्या जोड़ा है? इवन जोड़ा तो इवन। उस इवन में हमने अगर ओड जोड़ दिया, क्या जोड़ा है? ओड, तो ओड ही आ जाएगा। यानी जो इवन नंबर में जो भी नंबर जोड़ते हैं, इवन जोड़ते हैं तो इवन आ जाएगा, ओड जोड़ते हैं तो ओड आ जाएगा। ओड नंबर में उल्टा है, ओड में जो जोड़ते हैं ना, ओड में जो जोड़ते हैं उससे उल्टा आता है, उससे उल्टा आता है। कैसे? ओड में अगर इवन जोड़ेंगे ना तो इवन नहीं आएगा, ओड आएगा, और ओड में अगर ओड जोड़ेंगे ना, क्या जोड़ा है? ओड जोड़ा है, लेकिन आएगा आंसर इवन। ओड में ऐसा उल्टा है। ठीक है, ये मैंने वैसे बता दिया, ये पता ही होता है। और वैसे इस क्वेश्चन में अब देखेंगे इससे 6q + 2, 6q हमने बता दिया इवन, इवन में इवन जोड़ा, इवन में यहाँ पर तो इवन है 6q, तो इवन में कौन सा ही जोड़ते हैं? मैंने बताया था इवन में इवन जोड़ोगे तो इवन, ओड जोड़ोगे तो जो नंबर जोड़ेंगे वही आएगा। तो इवन में हमने इवन जोड़ा तो इवन, ओड जोड़ा तो ओड, इवन जोड़ा तो इवन, और ओड जोड़ा तो ओड। अब हमें तो क्या प्रूव करना है? a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? मैंने माना, हमने स्टार्टिंग में ही माना था a इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो ओड वाले लेने a की वैल्यू वही मानेंगे, ये और
ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इवन है, ए तो इवन इंटीजर है नहीं, तो ए की क्या क्या वैल्यूज आ गई, हेंस द पॉसिबल वैल्यूज, या आप सीधा वैल्यूज भी लिख सकते हैं, ऑफ ए आर 6q plus 1, 6q plus 3 and और डिफरेंट लिख लो यहाँ पर, तो क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज लिखा है 6q plus 5, ठीक है। अब पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या गई, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। पूछ क्या रखा क्वेश्चन देखना, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी जो हमने a है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, यही तो आया है जो हमें प्रूव करना था भाई, तो हमारा आ गया आंसर। तो लिख देंगे हेंस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer, hence proved। यही तो करना था, सो सिंपल। क्या किया हमने, a मानना है कोई भी जो हमने प्रूव करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, b को हमने मान लिया 6, r की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अगर b 6 है तो 0 1 2 3 4 5, उसके लिए हमने r के अलग अलग वैल्यू के लिए a निकाल दिया, bq plus r bq plus r, उसमें से ओड वाले केस उठा दिया, हमारा आंसर आ गया, सिंपल। अब एक क्वेश्चन और है, और करते हैं थर्ड क्वेश्चन। हम थर्ड क्वेश्चन है ना, उसका वैसा क्वेश्चन भी हमने कल किया था, आपको याद हो तो, जो थर्ड क्वेश्चन है ना वैसा क्वेश्चन भी हमने कल किया था, अगर आपको याद है तो। कल हमने वो स्वीट सेलर वाला एग्जांपल किया था, मिठाइयां स्टैक्स में अरेंज की थी, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन ये है, ठीक है, बस स्टेटमेंट अलग है, क्वेश्चन जो है वो उसी टाइप का है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि कोई एक आर्मी की कंटिनमेंट है, मतलब एक सेना की टुकड़ी है, वो परेड होती है जब सेना की, तो उसमें परेड के बारे में बताया गया है कि भाई आगे दो ग्रुप हो उसमें परेड में, एक तो आगे तो है वो है आर्मी बैंड का ग्रुप, और जो पीछे है वो है उन आर्मी कंटिजेंट यानी जो सेना की टुकड़ी है उसका ग्रुप, ठीक है, वो ऐसे परेड में मार्च कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन ये रखी गई है कि हर एक मतलब दोनों जो ग्रुप हैं, आगे जो आर्मी बैंड वाला ग्रुप है और जो पीछे जो आर्मी कंटिजेंट वाला ग्रुप है, उन दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए, मतलब जो लाइन कॉलम्स हैं ऐसी जो कॉलम्स होंगी वो सेम होनी चाहिए, मतलब उसमें अगर 10 कॉलम है, ऐसे लाइंस हैं 10 लाइन है परेड में अगले ग्रुप की, तो पिछले वाले में 10 होनी चाहिए, तो कितनी कॉलम्स हो सकती हैं, ठीक है, नंबर भी दिए गए हैं भाई, उसमें कितने ग्रुप में कितने मेंबर हैं, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, is to march behind, किसके पीछे मार्च करना है इनको, एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ऑफ 32 मेंबर्स, उसमें 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, इन ए परेड। क्या करना है, मैं पूरा क्वेश्चन देता हूं एक बार, उसके बाद ये बताया गया है कि द टू ग्रुप्स, जो दोनों ग्रुप्स हैं उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में परेड करनी है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बाद है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के बाद है भाई इसने पूछा कि कितनी लाइनें बनेगी टोटल, तो व्हाट आर द मैक्सिमम पूछा है कि ज्यादा ज्यादा ऑफ लाइंस इन विच दे कैन मार्च, देखिए ध्यान से, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी कंटिजेंट है, एक सेना की टुकड़ी है जिसके अंदर 616 सदस्य हैं, उसको मार्च करना है किसके पीछे, एक आर्मी बैंड के पीछे, उस आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं, ये आर्मी बैंड और कंटिजेंट अलग अलग है क्या, हाँ,
बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, जो आर्मी की जो परेड होती है ना, उसमें क्या होता है, आगे आगे कुछ जो दो ग्रुप होते हैं, एक आगे एक पीछे। पीछे वाले ग्रुप में जो आर्मी के जो मेंबर्स होते हैं, यानी जो टुकड़ी के जो मेंबर्स होते हैं, जो सेना दल होता है वो होता है। और आगे वाले ग्रुप में क्या होते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वो आगे जो है वो उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हुए चलते हैं। उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पीपल का जो ग्रुप है ना, उसको आर्मी बैंड बोलते हैं। और पीछे पीछे जो बंदे हैं वो परेड करते हैं उनकी, आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में कहीं पर। तो वो जो पीछे जो करते हैं वो सेना की टुकड़ी होती है, वो अलग ग्रुप होता है, उनके पीछे पीछे वो परेड करता है, ठीक है। तो वही है जो आर्मी बैंड है, उसके पीछे जो सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर है, उनको मार्च करना है। और इस प्रकार करना है कि दोनों में सेम नंबर, उस ग्रुप में भी उतनी कॉलम बनी है, उतनी इस प्रकार से लाइन बनी वर्टिकल, और उतनी लाइन उस पीछे वाले ग्रुप में बनी, ठीक है। तो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं इस प्रकार से, जिसमें वो परेड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस के लिए हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे, वही जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से अभी हमने निकाला था, वैसे निकालना है। किन दोनों नंबर्स का, 616 का और 32 का HCF निकाल देना है, ठीक है। बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड मान लेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट अस फाइंड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF ही निकालना पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स, यानी HCF ऑफ टू नंबर, यानी 616 एंड 32, इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 616 जो है वो अंदर ले लेंगे, बड़ा नंबर है डिविडेंड मान लेंगे, 32 है वो ऐसे कर लेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये 20 पर तो 640 हो जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, तो 19 पर जाएगा, 19 पर 608 होता है, 8 बच गया रिमाइंडर। तो इसको स्टेप में लिख दें, तो 616 इज इक्वल टू, अब तो हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अच्छी तरह से आप फटाफट कर सकते हैं इसको, प्लस में 8, ठीक है। आप तो खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं। अब ये है 32 जो है, इसको जो हम नया डिविडेंड बना लेंगे, 32 4 पर चला जाएगा, 0 आ गया ना, आ गया 0। तो 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, 8 इंटू 4 प्लस 0 लिख सकते हैं। 0 आ गया, रुक जाओ, इस स्टेप में जो डिवीजन है वो HCF होगा, तो HCF क्या आ गया, 8 आ गया। हेंस द HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8, ये लाइन लिख देंगे। उसके बाद आप लिख देंगे तो, या फिर हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, maximum number of columns in which the two groups can march is 8, वो क्या आ जाएगी 8, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये अगर आपको दिख रहा है क्या, ये मैंने ये लिखा है कि hence the maximum number of columns in which the two groups can march is 8, ये लाइन लिखी है मैंने, ठीक है। मतलब टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 8 हो सकते हैं, जिसमें दोनों ग्रुप क्या कर सकते हैं, परेड कर सकते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होंगी, उसमें भी 8 होगी, पीछे वाले में भी 8 होंगी, ठीक है। 8 की 4 कॉलम बढ़ेंगे अगले वाले में, तो ठीक है। तो देखिए भाई, हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इनको आपको एक बार खुद भी सोल्व करके देखना है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। जो अगले 2 क्वेश्चंस हैं, 4th और 5th, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इनको सोल्व करके देख लेना, ठीक है। थैंक यू।